शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे, लेकिन दुखद खबर इस बीच यूपी के बहराइच में हादसा हुआ है। रोडवेज बस ट्रक से टकराई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 15 घायल हुए हैं। लखनऊ से बहराइच आ रही थी ये बस। जरा तस्वीरों को आप देखिए। अब पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और आप इस बस की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह वो मंजर रहा होगा, कितना ये भयानक हादसा होगा जिसमें बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रोडवेज बस की ट्रक से भिड़ंत में लोगों की जान गई है। 6 लोगों की जान गई है, 15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बस पूरी तरीके से पलट गई और उसके बाद एक हिस्सा जो है बस का वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। ताहिर हुसैन है मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त। ताहिर हुसैन, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे मामले पर। मैं बता दूं आपको कि ये सुबह रोडवेज की जो बस है वो बहराइच के लिए रवाना हुई थी। बहराइच की सीमा में आने के बाद घाघरा के पास चूंकि कोहरा बहुत था इस वक्त, कोहरे की वजह से ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही एक ट्रक में टकरा गई। इस घटना में जो बस में यात्री सवार थे उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 2 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस, प्रशासन और बचाव राहत कार्य जारी है। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल भेजा गया है, मेडिकल कॉलेज। हो सकता है उसमें चूंकि 2-3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, अभी भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सुबह सवेरे बड़ी दुखद खबर है। रोडवेज बस से लोग अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन इस बीच कोहरा उनके लिए काल बन गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद फिर से भड़कने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सियासी बयानबाजी के बीच कर्नाटक की सीमा के करीब महाराष्ट्र के कुछ गांवों में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मामले में कर्नाटक पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस ने महाराष्ट्र की तरफ से पथराव करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी सीमा पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र के 2 मंत्री 3 दिसंबर को बेलगाम जाने वाले हैं और ऐसे में एडीजीपी आलोक कुमार ने सख्ती दिखाते हुए माहौल खराब करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। पिछले दिनों कर्नाटक की बसों पर पथराव और काला पेंट लगाने की घटना के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। देखिए, ये विवाद आखिरकार क्या है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में? ये सीमा विवाद क्यों है, किन कारणों से है, क्या है? आइए आपको समझाते हैं जरा एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से कि किन कारणों से ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और क्यों आखिरकार ये राज्य आपस में ही आमने सामने हैं। देखिए, 50 साल से ये लगातार विवाद चल रहा है। जो महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद है ये 50 साल पुराना है। सीमा को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। 50 सालों से दोनों ही राज्यों के बीच में सीमा को लेकर एक विवाद चल रहा है। पहले बेलगाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, समझ गए आप? जो बेलगाम है जहां पर आप जा रहे हैं वो यहां प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और जैसे ही पुनर्गठन हुआ तो आप जानिए, जब यहां पर इस आधार पर पुनर्गठन हुआ तो महाराष्ट्र में मराठी भाषी बेलगाम को शामिल करने की जो मांग थी वो उठने लगी। इस तरीके से जो विवाद है वो और गहराता गया। अब देखिए, ऐसे खानापुर, नांदगाड़ और ये हुआ आपका निपानी, जिसको महाराष्ट्र में लाने की मांग उठने लगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो विवाद है वो गहराता गया। सीमा विवाद पर कई बार खूनी संघर्ष भी हो चुका है। अभी आपने पत्थरबाजी का देखा, बसों को ब्लैक पेंट कर देना। लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद चल रहा है। 50 साल पुराना विवाद है जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। लंबा समय हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में इसको। इस तरीके से जो विवाद है वो सुलझता अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी माहौल बिगाड़ेगा उसके खिलाफ में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक का यहाँ जो विवाद है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और यहाँ पर भी अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, इस बीच कई दफा जो हालात हैं वो असामान्य हो जाते हैं और यहाँ पर विवाद गहरा जाता है, तो यहाँ कभी हिंसक झड़पें भी होती हुई नजर आती हैं। और एमसीडी चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल ने बड़े ऐलान किए, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान ये है आरडब्ल्यूए को लेकर है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में
एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए को वित्तीय और राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही उन्हें मिनी पार्षदों का दर्जा भी दिया जाएगा। केजरीवाल ने इसे जनता चलाएगी एमसीडी अभियान का नाम देते हुए जनता से अपील की है कि वो उन्हें वोट दे और आरडब्ल्यूए जिसके जरिए अपने काम वो जल्द पूरा करवाएं। जैसे पार्षद किसी इलाके का बॉस होता है, ठीक वैसे ही आरडब्ल्यूए को उस वार्ड का नेता माना जाएगा। किसी को काम करवाने के लिए नेता के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, यानी कि जो पावर का ट्रांसफर है वो आरडब्ल्यूए को भी होगा। इतनी आरडब्ल्यूएज हैं, आरडब्ल्यूएज वो बॉडी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है। आरडब्ल्यूएज को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। अपने इलाके की, जैसे पार्षद एक वार्ड का बॉस होता है, वार्ड का नेता होता है, अपनी आरडब्ल्यूए के इलाके का, जो आरडब्ल्यूए का इलाका है उसका नेता आरडब्ल्यूए को माना जाएगा। आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। किसी भी वहाँ पे रहने वाले जनता को किसी को भी काम कराना है, उसको फिर किसी नेता के चक्कर नहीं काटने। वो अपनी आरडब्ल्यूए के दफ्तर जाए, बताए मेरी ये नाली ख़राब है, मेरा ये गली ख़राब है, मेरा ये ख़राब है, पानी बिजली जो भी समस्याएं हैं, और वो आरडब्ल्यूए के पास ताकत होगी वो सारे काम करवाने की जो कि जनता आके सीधे उनको बोलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत में सामाजिक एकता और शांति को लेकर हो रहे कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों ही देश आतंकवाद और अलगाववाद से पीड़ित हैं। उलेमाओं के बीच उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अतिवाद, कट्टरपंथ और धर्म के गलत इस्तेमाल को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये धर्म का गलत इस्तेमाल है जिसके खिलाफ सभी को आवाज उठानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि बातचीत का लक्ष्य है भारत और इंडोनेशिया के उलेमा और स्कॉलर्स को एक साथ लाना है ताकि एकता, सद्भावना और शांति के विचार को आगे लेकर जाया जा सके। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की छोटी बहन और वाईएस टीआरपी की प्रमुख वाईएस शर्मिला को मंगलवार को चले सियासी ड्रामे के बाद देर शाम जमानत मिल गई। वाईएस शर्मिला ने मंगलवार को दिन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सरकारी आवास परिसर कार्यालय की ओर से मार्च निकाला था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन हैं। ये तस्वीरें जब ट्रेन से उनकी गाड़ी को खींच कर ले जाया गया और वो इस दौरान अपनी कार में ही मौजूद रही। పార్కింగ్ లో ఉండాలి, ఇది దేంట్లో ఉండాలి? अलीगढ़ में गणेश प्रतिमा स्थापित करने वाली और फिर भगवान श्री राम को पैगंबर बताने वाली रूबी आसिफ खान एक बार फिर से कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की अलीगढ़ इकाई ने रूबी आसिफ खान को हिंदू धर्म अपनाने की नसीहत दे डाली है, जिस पर रूबी खान ने करारा जवाब दिया। कहा कि बाबर की औलादों से वो नहीं डरती। सीएम योगी के प्रबुद्ध सम्मेलन से हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग समझते जा रहे हैं कि भगवान श्री राम ही हमारे पैगंबर थे। इस पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े रहे बाबर इलियास ने कहा कि हमने नसीहत नहीं मशवरा दिया कि वो बार बार ऐसे विवादित बयान देती रहती है जिससे इंसानियत को ठेस पहुंचती है। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री जी की सभा में कुछ मुस्लिम लोगों को श्री राम के नारे लगाते हुए देखकर आज बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छा है, भाईचारा बढ़ रहा है देश के अंदर। ये सब लोगों को दिख रहा है कि हम लोग एक सनातन धर्म से हैं और सब पहले हिंदू ही थे, उनको मुसलमान बनाया जाता है। बाद में जब दुनिया में आते हैं तो हिंदू ही पैदा होकर आते हैं, उनको मुसलमान बना दिया जाता है। हमारे जो श्री राम वही पैगंबर थे, ये मान लिया है लोगों ने और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग इसी तरह भाईचारा बनाते रहें, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ख़त्म करें, इसी तरह मान लें कि हम सब एक हैं। मेरी पत्नी रूबी आसिफ खान एक देश को मानने वाली महिला है। वो भगवान श्री राम और अल्लाह में कोई भेदभाव नहीं मानती, ना ही कोई फ़र्क मानती हैं और ना ही है।
कोई फ़र्क भी नहीं है। ये तो कुछ कट्टरपंथी और जिहादी सोच वाले आदमी हैं जो दाढ़ी रखाकर अपने आप को मुसलमान समझते हैं, लेकिन वो मुसलमान खुद नहीं हैं। वो ये भूल रहे हैं कि वो भी हिंदू पैदा हुए थे, उन्हें भी उनके घर वालों ने मुसलमान बनाया था। और मेरी पत्नी ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि भगवान श्री राम एक पैगंबर थे, तो ये बिल्कुल सही है। भगवान श्री राम और अल्लाह क्या अलग अलग हैं? अगर अलग हैं तो वो बताएं, साबित करें इस बात को। वक्फे से ऐसे विवादित बयान देती रहती हैं जिससे इंसानियत को ठेस पहुंचती है। अभी उनका बयान हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो उसमें कहा कि राम जी मुसलमानों के पैगंबर थे। ये कहने वाली कौन हैं कि वो पैगंबर थे? तो मैं ये समझता हूँ कि उनको चाहिए कि गौमूत्र पिएं, गंगाजल पिएं और अपना शुद्धिकरण कराएं किसी मंदिर में जाके और हिंदू धर्म अपना लें। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो ये है, ये जिन्ना परस्ती वाले लोग हैं और ये वैमनस्यता फैलाना, बंटवारे करवाना, इनकी मानसिकता यही है। तो जो बयान उन्होंने हमारी बहन के लिए दिया है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी क्या करना है, क्या धर्म अपनाना है, इसका ठेका बाबरी मस्जिद वालों ने नहीं ले रखा। हमारी बहन को जो करना है, जो भी वो करना चाहती हैं, जिसको भी वो मानती हैं, भगवान राम को मानती हैं, दुर्गा माँ को मानती हैं या पैगंबर को मानती हैं, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और हम उनके साथ हैं। और इस बीच बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वो केवल हिंदू लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता था। यहां तक कि श्रद्धा के जिंदा रहते वक्त भी उसने करीब 20 लड़कियों से रिश्ते बनाए। वो सिर्फ हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। श्रद्धा की हत्या के बाद वो एक मनोविज्ञानी को अपने कमरे पर लाया जो कि हिंदू थी। उसने उसे श्रद्धा की अंगूठी तोहफे में देकर अपना शिकार बनाया। साथ ही उसके कई हिंदू लड़कियों से और भी संपर्क थे। वहीं आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का रत्ती भर दुख नहीं है। उसे श्रद्धा के शव के टुकड़े करके फेंकने का भी जरा सा अफसोस नहीं। हत्या के आरोप में अगर उसे फांसी भी हो जाए तो उसे इस बात से कोई डर नहीं लगता, उसे इस बात को कोई मलाल नहीं है। उसका बेहद चौंकाने वाला बयान है कि उसे जन्नत में जाने पर 72 हूरें मिलेंगी। देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट में बड़ा खुलासा हुआ। फाइनल उसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट था वो हो चुका है। अब नार्को टेस्ट की बारी है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट में ही उसने कई ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं जिसको सुनकर हो सकता है कि आपको गुस्सा आए। क्योंकि एक ऐसा हत्यारा जिसने एक बेटी के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा, उसके बाद एक एक करके उनको फेंका, उसे मलाल नहीं है इस बात का कि उसने किसी की जिंदगी उससे छीन ली। उस लड़की का क्या कसूर था जो उससे प्यार करती थी? वही आफताब उसके प्यार के बदले उसके शरीर के टुकड़े करता है। और उसके बाद धोखा अलग। जानकारी ये है कि उसने 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए। वो टारगेट किया करता था हिंदू लड़कियों को, और श्रद्धा को मारकर उसे लगता है कि फांसी के फंदे पर वो चढ़ भी जाए तो उसे कोई अफसोस इस बात का नहीं है, क्योंकि उसे तो 72 हूर मिलेंगी जन्नत में। उसे ये उम्मीद है कि एक लड़की की हत्या करके, उसके साथ इतना बड़ा पाप करके उसे हूर मिलेंगी, उसे जन्नत मिलेगी। उसे जन्नत में मिली हूर अभी भी नजर आती हैं, यानी उसे चारों तरफ सिर्फ हूर ही हूर चाहिए। यूपी के वाराणसी में एक युवक की डांस करने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि युवक कुछ लोगों के साथ डांस कर रहा है और तभी अचानक से वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर पर कोई हरकत ना होने के बाद लोग आनन फानन में युवक को नजदीकी अस्पताल भी लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। 5 सेकंड का है ये पूरा वीडियो। इस 5 सेकंड के वीडियो में ये युवक आप देखिए किस तरीके से नाचते नाचते जमीन पर गिरता है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। परिवार के लोग शादी में झूम रहे हैं, वो भी शादी में झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। अचानक से 5 सेकंड के इस वीडियो में आप देखेंगे उसके पैर लड़खड़ाए, वो नीचे गिरा और उसकी जिंदगी खत्म। नाचते नाचते शख्स की जान चली गई। ऐसे कई वीडियोस आपने देखे होंगे। ये है वाराणसी का वीडियो, जहां पर
5 सेकंड में एक युवक नाचते नाचते गिरा और जान गई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 1 दिसंबर को डिजिटल रुपया जिसकी पहली खेप लॉन्च होगी, डिजिटल टोकन के रूप में होगा ये ई रुपया। बता दें कि आरबीआई पहले ही बता चुका है डिजिटल रुपया उन तमाम मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें अभी तक रिजर्व बैंक मुद्रा और सिक्के जारी किए हैं। डिजिटल रुपया अब से लॉन्च हो रहा है, पहली खेप उसकी लॉन्च होने जा रही है। डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करेगा। ब्रिटेन में सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटेन अब चीन से दूरी बना रहा है और भारत से करीबी रिश्ते रखना चाहता है, जिसको लेकर एक बार फिर से ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत के साथ जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में बीबीसी के पत्रकार को पीटे जाने की सुनक सरकार ने निंदा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीनी ड्रैगन पर बड़ा प्रहार किया है। सुनक ने कड़े लहजे में कहा है कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का स्वर्ण काल अब खत्म हो चुका है। चीन ने ब्रिटेन के मूल्यों और हितों के लिए व्यवस्थित चुनौती पेश कर दी है। ऋषि सुनक ने कहा कि चीन दुनिया में प्रभाव बढ़ाने के लिए सरकारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। सुनक के मुताबिक उनकी सरकार हिंद प्रशांत क्षेत्र के सहयोगियों के साथ अपने व्यापार और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर प्राथमिकता देगी और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंजाम देंगे। यानी ब्रिटेन अगर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा तो इससे भारत को फायदा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ऋषि सुनक चीन की चाल को समझ चुके हैं, इसलिए वो उससे दूरी बना रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुनक और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। ब्रिटेन ने चीन में बने सुरक्षा कैमरों को संवेदनशील सरकारी इमारतों में लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच सुनक ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया है। अमेरिका में 38 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा है, जिससे आसमान लाल हो गया। गनीमत यह रही कि इस बार लावा दूर तक नहीं फैला, जिससे नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के हवाई द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लाओ फटा है। करीब 38 साल बाद फटे इस वोल्केनो से पूरा आसमान लाल हो गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वोल्केनो के फटने की शुरुआत रविवार रात को हो चुकी थी, जिसके बाद इमरजेंसी क्रू को अलर्ट पर रखा गया था। ज्वालामुखी का मलबा ज्यादा दूर तक नहीं गया है, जिससे आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जियोलॉजिकल सर्वे के लगाए गए कैमरे में वोल्केनो के फटने का नजारा कैद हुआ, जिसमें देखा गया कि ज्वालामुखी से लावे की एक लंबी धार निकली, जिससे पूरा आसमान लाल हो गया। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आज ही के दिन साल 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 में झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। प्रियंका चोपड़ा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की 2002 में। तमिल फिल्म थमीजन से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 18 जुलाई 1982 को जन्मी प्रियंका चोपड़ा आज ही के दिन मिस वर्ल्ड बनी थी। उनका निकनेम है पीसी, पिगी चॉप्स, सनशाइन, मिमी। साल 2000 में वो मिस वर्ल्ड बनी थी। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने मिस वर्ल्ड का तमगा अपने नाम किया था। तमीजन से उन्होंने फिल्म डेब्यू किया। बॉलीवुड डेब्यू द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। तो देखिए 2000 में, साल 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। 18 साल उनकी उम्र थी जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी, जिस दौरान में 1982 में उनका जन्म हुआ। 18 जुलाई 1982 को जन्मी प्रियंका चोपड़ा, जिनको पिगी चॉप्स भी कहा जाता है, जिनको पीसी उनके निकनेम के तौर पर उनको बुलाया जाता है। मिमी, सनशाइन, ये उनके निकनेम्स हैं, जिसे उनके चाहने वाले
बहुत पसंद भी करते हैं और इन्हीं नामों से उनको पुकारते भी हैं। साल 2000 में जब वो मिस वर्ल्ड बनी तब उनकी जो उम्र थी वो थी 18 साल।